नहीं राघव, प्लीज अब नहीं, इस बार नहीं, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। क्यों नहीं श्रेया, देखो तुम मेरी मजबूरी समझो। मैंने उससे वादा किया है। भाड़ में गया तुम्हारा वादा। राघव, ये कौन सा वादा है? तुमने मुझसे पूछ के ये वादा किया था क्या? राघव, तुम दुनिया के पहले ऐसे इंसान हो जिसे अपने ही बच्चे से तकलीफ हो रही है। तुम उसे दुनिया में आने से पहले ही मार रहे हो। एक बार तो हो गया, अब दोबारा किसी भी कीमत पर नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। श्रेया, प्लीज़ मेरी बात को समझो। सरिता बार बार मुझे ताने दे रही है, जब से उसे पता चला है कि तुम माँ बनने वाली हो। राघव, जब तुम्हें इतना ही डर था अपनी बहन से, अपनी माँ से, तो तुमने शादी ही क्यों की? शादी की तो बच्चे होना आम बात है। जब तुम्हें तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं चाहिए था, तो क्यों की तुमने शादी? क्यों की मेरी ज़िंदगी बर्बाद? मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी माँ बहन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी घुट घुट के मरूंगी, बार बार दवाइयाँ खाते रहूँगी। नहीं राघव, अब बस बहुत हो गया। अब मैं किसी भी कीमत पर कोई भी दवाई नहीं खाने वाली, नहीं मारने वाली मैं अपने बच्चे को, चाहे उसके लिए मुझे यह घर, यह परिवार और तुम्हें तक छोड़ने पड़े। श्रेया, पागल मत बनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अगर तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा ना। तुम अकेले कहाँ हो राघव? तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं। रहो तुम उनके साथ। नहीं श्रेया, प्लीज़ मेरी बात को समझो, चीख पड़ी श्रेया। राघव प्लीज़, तुम चले जाओ, अभी मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। प्लीज़ जाओ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हुए उसने राघव को कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा अंदर से बंद कर रोने लगी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर राघव को हो क्या गया है। ऐसे कैसे किसी के कहने पर वह अपने ही बच्चे को कोख में ही ख़त्म कर रहा है, और कैसी उसकी माँ है जो अपने ही कुल का नाश करने पर तुली है, और कैसी उसकी बहन है जो अपने ही भाई का घर बसता हुआ नहीं देख सकती, उसके बच्चों को नहीं देख सकती। यह तो दुनिया में बहुत ही अजूबे वाली बात है जो यहाँ मेरे साथ हो रहा है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो कोई भी मेरा बच्चा नहीं चाहता? राघव तो ठहरे सीधे साधे माँ के भक्त। माँ की बातों पर कभी भी सवाल उठाना है नहीं राघव को। वो जितना उसकी माँ सुलक्षणा कहती थी उतना ही वह करता था। यहाँ तक कि ससुराल में बैठी राघव की बहन सरिता भी अपना हुक्म राघव पर चलाती थी, जबकि राघव से वह 3 साल छोटी थी। फिर भी राघव की शादी से पहले ही सरिता की शादी हो गई थी और उसके 5 साल के अंदर में ही 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन इन 5 सालों में अभी तक राघव की शादी ही नहीं हुई थी। जब अगल बगल वाले, पड़ोसी, गांव वाले सब राघव की शादी के बारे में बार बार सुलक्षणा जी से पूछने लगे तो सुलक्षणा जी ने अभी 1 साल पहले जाकर राघव की शादी की, ताकि लोगों का मुंह बंद हो सके। और इतनी मुश्किल से जब शादी हुई तो अब बच्चे नहीं चाहती, आखिर क्यों? ऐसी क्या वजह थी? कोई ना कोई बात तो ज़रूर थी जो बार बार सिरा के दिमाग में घूमती रहती थी। राघव से कुछ पूछती तो राघव कभी भी उसे कुछ बताता नहीं। सुलक्षणा जी और सरिता से वह पूछ नहीं सकती, आखिर वह पता लगाए तो कैसे? यह एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब पाने के लिए श्रेया पागल हुए जा रही थी। आखिर उसके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल था। आखिर क्यों सुलक्षणा जी और सरिता नहीं चाहते कि राघव कभी बाप बने, उसके बच्चे हों? 1-2 बार उसने जब राघव से बात करने की कोशिश की तो राघव साफ साफ मना कर दिया। देखो श्रेया, तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में सरिता जब दूसरी बार माँ बनने वाली थी तो वह माँ से बार बार रो रो कर अबॉर्शन करवाने के लिए कह रही थी। वह बार बार कह रही थी, माँ उसका अबॉर्शन करवा दो। वह दूसरा बच्चा नहीं चाहती, क्योंकि उसके
पति नौकरी छोड़कर घर पर ही बैठ गए थे, कोई काम धंधा नहीं करते थे, इसलिए सरिता 2 बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। तो बाद में मैंने ही सरिता से बोल दिया था कि सरिता, चिंता क्यों करती है, तू अपना बच्चा पैदा कर, मैं हूँ ना, तेरा बड़ा भाई है ना तेरे पास। नहीं भैया, अगर गलती से भी लड़की निकल गई तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह नौकरी छोड़कर बैठ गए हैं, कमाने का नाम नहीं ले रहे हैं, मैं कैसे उसकी ज़िंदगी पार लगाऊंगी, कैसे करूंगी उसकी शादी। देख, अगर तुझे लगता है कि लड़की हो जाएगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर लड़की हो गई तो मैं उसे गोद ले लूँगा। चलो चलो भैया, रहने दो, कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। कल को जब आपके बच्चे हो जाएंगे तो सब भूल जाओगे आप। अभी तो आप मुझे बस फंसाने के लिए कह रहे हो ना, ताकि मैं बेटी पैदा करके बैठ जाऊं। देख सरिता, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूं, मैं अपने बच्चे ही नहीं पैदा करूंगा, अब वह चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। मैंने आज से ही उसे गोद ले लिया, मेरा जो कुछ भी है सब उसी का रहेगा। अब तो तू शांत रह, अब तो तू उसकी जान मत ले। बहुत समझाने के बाद सरिता मान गई और दोबारा उसे सच में लड़की हो गई। जैसे ही लड़की हुई उसने तुरंत मुझे फ़ोन करके कहा, भैया मैंने मना किया था ना, आपने ज़बरदस्ती यह बच्ची पैदा करवाई है, अब आप ही संभालो इसे, आज के बाद यह आपकी जिम्मेदारी रहेगी। अब से आप ही इसके माँ बाप हो। आपने बोला था ना। हाँ मैंने बोला था, मुझे सब याद है, तू चिंता मत कर। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो ठीक था, लेकिन शादी के बाद सरिता के मन में डर बैठ गया है। बस इस बात को लेकर सरिता बार बार मुझे ताने देती है, इसलिए मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहता। सच में अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं उसके आगे उसके बच्चों को, सरिता के बच्चों को नहीं देख पाऊँगा। बस इतनी सी बात है, अगर तुम मुझे समझ लो तो मेरा साथ दो। नहीं राघव, मुझे तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं समझना है, यह कौन सी बड़ी बात हो गई। ठीक है, तुम्हें पालना है, तुम उसके बच्चों को भी पाल लो, लेकिन उसका मतलब यह तो नहीं है कि तुम अपने बच्चे ना पैदा करो। खर्च ही देखने में तो तुम एक के ही क्यों दोनों के देख लो, लेकिन यह कौन सी बेवकूफ़ी है कि तुम अपने बच्चे ही नहीं पैदा करोगे। बस इसी बात को लेकर रोज़ बहस होती आ रही है। जब से श्रेया माँ बनने वाली है, जिस दिन से सबको पता चला है कि श्रेया माँ बनने वाली है, उस दिन से लगभग यह रोज़ का ही हो गया था। राघव के साथ साथ सुलक्षणा जी भी जाने क्यों श्रेया को दवाई खिलाने के चक्कर में पड़ी रहती थी। राघव का तो समझ में आता है श्रेया को, लेकिन सुलक्षणा जी का उन्हें क्या हो गया है, वह क्यों अपने पोते और पोतियों को नहीं देखना चाहती थी। राघव की बात में श्रेया को कोई भी दम नहीं लगता था। उसे शक हो रहा था कि ज़रूर बात कोई और है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई अपने पोते पोतियों को क्यों मरवाना चाहेगा। अब श्रेया को पूरी बात जाननी थी। उसे पक्का विश्वास था कि बात कुछ और है क्या, जिसका पता लगाना है, और उसके लिए उसे सबसे ज़्यादा सुलक्षणा जी के आसपास रहना पड़ेगा। श्रेया अपने बच्चे की खातिर एक बार फिर से खड़ी हुई और दरवाज़ा खोल बाहर निकल जाती है। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सुलक्षणा जी के आसपास ही बिताने लगी। फिलहाल तो राघव और श्रेया में बातचीत बंद थी। 2-3 दिन बाद एक दिन जब राघव ऑफिस जा रहे थे तो सुलक्षणा जी ने कहा, राघव बेटा, ज़रा अपने फ़ोन से सरिता को फ़ोन लगा कर देना, 2-3 दिन से बात नहीं हो पाई है उससे, और मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया है। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ, काम करता हूँ, मैं आपका फ़ोन ऑफिस जाकर रिचार्ज करवा देता हूँ, तब तक आप श्रेया के फ़ोन से बातें कर लो। कहते हुए राघव चले जाते हैं। सुलक्षणा जी श्रेया के पास आकर कहते हैं, बहू ज़रा सरिता को फ़ोन लगा कर देना। श्रेया ने फ़ोन लगा कर तो दे दिया। उसे लगा कि सुलक्षणा जी यहीं बैठकर बातें करेंगी, लेकिन वह फ़ोन लेकर तुरंत अपने कमरे में चली गई और बड़े ही
धीरे धीरे सरिता से बातें करने लगी। इधर श्रेया को बेचैनी होने लगी। उसे माँ बेटी की बातें सुननी थी, लेकिन कैसे? अब वह सुलक्षणा जी के कमरे में तो जा नहीं सकती थी। अपना दिमाग दौड़ाने लगी श्रेया। आखिरकार उसके दिमाग में कुछ आता है और वह तुरंत सुलक्षणा जी के कमरे में जाकर कहती है, माँ जी 1 मिनट फ़ोन दीजिए, लगता है मेरा नेट ऑन है। सुलक्षणा जी ने जैसे ही फ़ोन दिया तो श्रेया नेट बंद करने के बहाने रिकॉर्डिंग ऑन करके सुलक्षणा जी को फ़ोन देकर चली जाती है। सुलक्षणा जी को स्मार्टफोन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। ज़्यादातर वह बटन वाले फ़ोन ही यूज़ करती थी, इसलिए श्रेया की चालाकी वह समझ नहीं पाई और करीब 1 घंटे तक फ़ोन पर बातें करती रही। इधर श्रेया टीवी खोल बैठी थी, लेकिन उसका टीवी में ज़रा भी मन नहीं लग रहा था। वह बार बार माँ जी के कमरे की ओर देखती कि कब माँ जी बाहर निकलें और फ़ोन उसके हाथ में आए। थोड़ी देर बाद जैसे सुलक्षणा जी बाहर आती है, श्रेया फ़ोन लेकर अपने कमरे में जाती है और रिकॉर्डिंग ऑन करके जैसे ही सुनती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। हैरान हो गई थी श्रेया। फ़ोन पर सुलक्षणा जी सरिता से कह रही थी, अरे बेटा, अब तुझे क्या ही बताऊं। 3 दिन से राघव पीछे पड़ा है, उसके दवाई खा ले, लेकिन वह दवाई खाने को तैयार ही नहीं है। पिछली बार तो उसे कुछ समझ में नहीं आया था, उसने दवाई खा ली थी, लेकिन इस बार लगता है उसे कुछ भनक पड़ गई है कि क्या हो गया है। बिल्कुल ही दवाई खाने के लिए राजी नहीं है। अब मैं बार बार बोलकर खराब नहीं बनना चाहती ना भाई, गांव की औरतें भी आती रहती हैं, सबसे बात भी करती रहती है। कहीं अगर सबको बता दी मेरे बारे में तो फिर समाज में मेरी ही बेइज्जती होगी। इसलिए तो मैं बार बार राघव से बोल रही हूँ। वह भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जाने नौटंकी बाज को क्या हो गया है, बिल्कुल ही दवा खाने को तैयार नहीं। माँ, ऐसी कैसी बातें कर रही हो आप? कैसे दवा नहीं खाएगी? आप लोग ज़बरदस्ती करो उसे। अगर उसने दवाई नहीं खाई और धीरे धीरे टाइम ऊपर हो गया तो फिर अबॉर्शन भी नहीं होगा, फिर बच्चा करवा लेना, छोड़ देना, सब कुछ कर देना उनके नाम। अरे बेटा, कौन सा करना चाहता है? अगर मुझे सब कुछ उसके नाम करना होता तो मैं इतने पापड़ बेलती क्या। 1 साल से उसको पाल पोस कर बड़ा कर रही हूँ, इसी दिन के लिए, सब कुछ उसके नाम करने के लिए। तो चिंता मत कर, फ़िलहाल मैं कुछ करती हूँ। माँ, आपसे कुछ नहीं होगा, आप भैया को बोलिए भाभी अगर ऐसे दवाई नहीं खा रही तो किसी चीज़ में मिलाकर दवाई खिला दें, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा। हाँ, रुको मैं उसको बोलती हूँ ऐसा ही करने के लिए। चल मैं बात करती हूँ। आज राघव मेरा फ़ोन रिचार्ज करा देगा, फिर कल मैं तुम्हें फ़ोन करके बताती हूँ। माँ बेटी की बातें सुन श्रेया जैसे पागल हो गई थी। पहले तो सुलझने की बजाय उलझती ही जा रही थी। एक के बाद एक सवाल तैयार हो रहे थे और जवाब किसी एक का भी नहीं था। लेकिन इतना तो तय हो गया था कि अब इस घर में श्रेया किसी के हाथ से पानी भी नहीं पी सकती, क्योंकि अब उसे किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। जैसे तैसे श्रेया अगले दिन इनका इंतज़ार करने लगी। शाम को जब राघव घर आता है तो सुलक्षणा जी राघव को अपने हाथों से चाय बना कर देती है और राघव से कहती है, बेटा इसमें दवाई डालकर श्रेया को पिला दो। जब वह कड़वाहट के बारे में पूछेगी तो बता देना कि चाय पत्ती इस बार बदल कर दूसरी लाई है, इसका स्वाद ही ऐसा है। राघव जैसे चाय लेकर श्रेया के पास जाता है, श्रेया समझ जाती है। इससे पहले तो कभी भी सुलक्षणा जी उसको चाय बनाकर नहीं दी है। अगर उसने फ़ोन पर सारी बातें नहीं सुनी होती तो शायद वह यह चाय पी जाती, लेकिन भगवान का शुक्र था कि उसने सारी बातें सुन ली थी और वह चाय उठाकर राघव के सामने तुरंत फेंक देती है और चीखते हुए कहती है, राघव तुम्हारी कोई भी चाल मेरे आगे नहीं चलेगी। मुझे पता है इस चाय में तुमने दवाई डाली है ना। निकल जाओ तुम मेरे कमरे से। तुम मेरी आंखों के सामने भी मत आओ। तुम जब भी आते हो मेरे बच्चे को मारने का प्लान करके ही आते हो। कहते हुए दोबारा से फिर वह अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वह जानबूझकर राघव से दूर रहती है।
रात को भी उसे कमरे में आने नहीं देती थी। अब इस घर में उसे किसी पर भी भरोसा नहीं रह गया था। अगले दिन भी राघव के ऑफिस जाने के बाद ही श्रेया कमरे से बाहर निकलती है और सबसे पहले उसने सुलक्षणा जी का फ़ोन साइलेंट पर करके छुपा देती है। उसे पता था कि राघव के जाने के बाद सुलक्षणा जी या तो बेटी से बातें करेगी या बेटी का फ़ोन आएगा। अब वह अपना फ़ोन लेकर टीवी देखने के बहाने हॉल में बैठ गई और बार बार नज़रें फ़ोन पर ही जा रही थी। अब उसे बेसब्री से सरिता के फ़ोन का इंतज़ार था। करीब आधे घंटे बाद सरिता का फ़ोन आ जाता है। वह फ़ोन सुलक्षणा जी को दे देती है। माँ जी, दीदी का फ़ोन आ रहा है, तुम्हारे पर आ रहा है। बहू, मैं अपना फ़ोन कब से ढूंढ रही हूँ, मेरा फ़ोन ही नहीं मिल रहा। ठीक है, तब तक आप मेरे फ़ोन से बात करिए, मैं आपका फ़ोन ढूंढ लेती हूँ। कहते हुए दोबारा से वह रिकॉर्डिंग ऑन करके चली जाती है। फ़ोन ढूंढने के बहाने चली जाती है। सुलक्षणा जी फिर अपने कमरे में जाकर करीब 1 घंटे तक सरिता से बातें करती है और श्रेया बाहर टीवी देखने के बहाने बैठी सुलक्षणा जी के निकलने का इंतज़ार करने लगी। आखिर उसे आज की भी तो बातें जो सुननी थी। उसे जानना था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। आज बात कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई थी। जैसे जैसे बातें लंबी होती वैसे वैसे श्रेया का दिल भी धड़क रहा था। आखिरकार सुलक्षणा जी बाहर निकलती हैं और श्रेया से कहती हैं, बहू, मेरा फ़ोन मिला क्या? हाँ माँ जी, आपका फ़ोन सोफ़े के नीचे गिर गया था, इसलिए इसका बटन कोई दब गया, जिससे फ़ोन साइलेंट हो गया था। अब मैंने सही कर दिया है। कहते हुए उसने सुलक्षणा जी का फ़ोन पकड़ा दिया और अपना फ़ोन लेकर भागती हुई कमरे में गई। इस बार तो उसने जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करी, सामने महीने में भी यह हो सकता है, अभी 3 पूरा नहीं हुआ है, तो चिंता मत कर, मैं करती हूँ ना कुछ। और ऐसे कैसे सारा कुछ मैं उसके बच्चे के नाम कर दूँगी, बर्बाद ऐसे कैसे कर दूँगी मैं बेटा। मैं डायरेक्ट तो सब कुछ तुम्हारे नाम नहीं कर सकती ना, इसलिए मुझे दुनिया को दिखाने के चक्कर में उसे अपना बेटा मानना पड़ा है। नहीं तो कौन ऐसे सौतन के बच्चे को अपना समझ के पालेगा। अरे मैं तो बस दिखाने के लिए उससे प्यार करती हूँ, उसे बेटा बनाई हूँ। अरे मैं तो उसकी शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन यह गांव, यह समाज चैन से रहने भी तो नहीं देता। इतना पीछे पड़ गया कि मुझे मजबूरी में उसकी शादी करनी पड़ी। शादी हो गई ठीक है, लेकिन अब बच्चा तो नहीं पैदा करने दूंगी। इस बार बस यह बच्चा गिर जाए, मैं खुद राघव को बहका कर बिना सिरा के बताए उसका नसबंदी करवा दूंगी। ना रहेगी बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। फिर देखती हूँ यह श्रेया कितना उछल कूद करती है। फिर मजबूरी में ही से तुम्हारे बच्चे को गोद लेना ही पड़ेगा। और जब एक बार तुम्हारा बच्चा इसने गोद ले लिया तो फिर सारी जायदाद तो तुम्हारी ही होगी ना बेटा। यह सब कुछ तो मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, मैंने सोच लिया है। फिलहाल तुम फ़ोन रखो, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। एक बार फिर से फ़ोन कट जाता है, लेकिन इस बार पूरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद श्रेया को कहीं ना कहीं अपने सवालों का जवाब मिल गया था, लेकिन कुछ सवाल अभी भी अधूरे थे। सौतन का बेटा, यह बातें बार बार श्रेया के कानों में गूंज रही थी। अब उसे राघव का बेसब्री से इंतज़ार था। शाम को जैसे ही राघव घर आता है, श्रेया उसका हाथ पकड़ तुरंत कमरे में ले जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर अपने सर पर हाथ रखकर राघव से कहती है, राघव, आप चाहते हो ना मैं यह बच्चा गिरा दूँ? मैं बिल्कुल गिरा दूँगी, लेकिन आपको मेरे कुछ सवालों का जवाब देना पड़ेगा। हाँ बोलो, क्या पूछना है तुम्हें? राघव, आप सच सच बताइए, माँ जी आपकी सगी माँ हैं? नहीं श्रेया, मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती हैं। जब मैं 1 साल का था तभी मेरी माँ बीमारी में ही चल बसी। तब से इन्होंने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी।
लेकिन मेरे नसीब में माँ बाप दोनों में से एक ही का प्यार लिखा था। इसलिए जैसे ही सरिता हुई, वह 6 महीने की ही थी, तब पापा भी गुजर गए। तब से माँ अकेले ही हम दोनों को पाल रही है। इतना बड़ा धोखा। राघव, आज तक आपने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? लेकिन अब सारी बातें श्रेया के सामने हो गई थी। वह समझ गई थी कि आखिर क्यों सुलक्षणा जी नहीं चाहती थी कि राघव का बच्चा हो, क्योंकि उनकी नज़र में इस पूरी प्रॉपर्टी पर है जो वह अपनी बेटी के नाम करना चाहती थी। राघव को दिखाने के लिए समाज की नज़रों में अपना बेटा मानती थी, लेकिन असल में और राघव का हित कभी नहीं चाहती थी। उनका दूसरा बेटा नहीं हो पाया, इसलिए ले देकर उनकी बेटी सरिता ही थी और वह अपनी सारी प्रॉपर्टी सरिता के नाम करना चाहती थी। सीधे तरीके से करती तो समाज की बातें सुनाई पड़ती, समाज की नज़रों में गलत साबित हो जाती। इसलिए इतनी बड़ी साजिश करके सारा कुछ सरिता के नाम करना चाहती थी। इतनी बड़ी प्लानिंग कि समाज की नज़रों में वह अपनी सारी प्रॉपर्टी राघव के नाम करके एक अच्छी माँ होने का खिताब भी का जाए और राघव का बच्चा पैदा ना करके बेटी का बच्चा गोद लिवाकर सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दे, जिससे सारी प्रॉपर्टी उनकी बेटी के पास चली जाए। यह तो वही बात हो गई कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इतना बड़ा धोखा, और राघव बेचारा ठहरा सीधा साधा। वह इन दोनों माँ बेटी की बातों को समझ नहीं पाया, लेकिन अब सब कुछ श्रेया के सामने साफ था। उसने राघव से कहा, राघव, मैं आपको कुछ सुनाना चाहती हूँ। एक बार बस सारा कुछ आप सुन लो। इसके बाद जो कहोगे, जैसा भी कहो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहते हुए श्रेया ने सारी रिकॉर्डिंग राघव को सुना दी। राघव को सच में अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने जो कुछ भी सुना उसे झूठा लगने लगा। पागल हो गया था वह, क्योंकि वह सुलक्षणा जी को अपनी सगी माँ मानता था। सुलक्षणा जी उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर सकती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद राघव के चेहरे पर अलग ही भाव दिखने को लगे थे। गुस्से में वह पागल हुआ जा रहा था। आज पहली बार श्रेया ने राघव को ऐसा रूप देखा था। राघव श्रेया का हाथ पकड़ा और फ़ोन की रिकॉर्डिंग लेकर सुलक्षणा जी के पास जाता है और सारी रिकॉर्डिंग ऑन कर सुलक्षणा जी के आगे रख देता है। सारा सच सुनने के बाद सुलक्षणा जी को काटो तो खून नहीं था। उन्हें ऐसा लगा धरती फट जाए और वह यहीं की यहीं उसी में समा जाए। उनकी हालत देखने लायक थी। फिलहाल राघव ने उनसे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा, माँ, अगर आपकी नज़रों में मैं सौतेला ही था तो आप उसी समय मेरा गला क्यों नहीं घोट दी? जितनी तकलीफ़ आज हो रही है उतनी तकलीफ़ उसे उस समय नहीं होती। मैं तो आपको दिल से अपनी माँ मानता था। आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। माँ, अगर आपको पूरी प्रॉपर्टी ही चाहिए थी तो आप ले लेती। कौन सी मैंने आपसे प्रॉपर्टी मांगी थी? लेकिन नहीं, आपको तो दुनिया के सामने भी अच्छा बनना था। सच कहते हैं लोग, अपनी माँ होती है और सौतेली माँ सौतेली ही होती है। आखिरकार दिखा दिया ना आपने अपना सौतेलापन। आपको यह प्रॉपर्टी चाहिए थी ना, इसके लिए आप मेरे बच्चे को मारने पर उतारू थी। मेरे ही हाथों मेरे बच्चों को मरवा रही थी। इस तुच्छ से प्रॉपर्टी के चक्कर में आप मेरा नाश करवा रही थी, और मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था। आपकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन अब और नहीं, मुझे नहीं रहना आपके साथ। मुझे घिन आ रही है आपकी सोच से, आपके साथ से, आपके साए से। मैं ये घर अभी के अभी छोड़कर जा रहा हूँ। आपको यह घर, यह प्रॉपर्टी, आपकी बेटी मुबारक हो। आज के बाद मैं आप दोनों के लिए मर गया हूँ। कहते हुए श्रेया को लेकर राघव घर छोड़ चला जाता है। अपनी एक नई दुनिया बसाने श्रेया खुश थी। अपनी इस दुनिया में यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो उसके बच्चे की जान के पीछे पड़ा है। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, और घर छोड़ने के 7 महीने बाद ही श्रेया की गोद में एक प्यारा सा मासूम सा छोटा सा राघव खेल रहा था।